नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और पहली खबर के साथ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी घोषणा के मुताबिक वेरीफाइड अकाउंट से फ्री ब्लू टिक हटा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिन लोगों ने ट्विटर ब्लू प्लान के लिए भुगतान नहीं किया है, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां शामिल है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से उन अकाउंट्स के ब्लू टिक को हटा दिया जाएगा जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा था कि अगर ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए मंथली चार्ज देना पड़ेगा। तो ये दरअसल आपको बता दें 20 अप्रैल की रात में ब्लू टिक हटा दिए गए हैं उन लोगों के जिन्होंने अभी तक इसके लिए पेड नहीं किया है, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। ट्विटर से वेरीफाइड अकाउंट के ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। अमिताभ बच्चन का नाम, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम यहाँ पर शामिल है। विराट कोहली, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटा दिया गया है। तो ट्विटर ने 20 तारीख की रात 12 बजे से अपने प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए हैं। कंपनी ने उन अकाउंट से ब्लू टिक हटाए हैं जिन्होंने ट्विटर ब्लू प्लान के लिए भुगतान नहीं किया था। और इसमें यूपी के सीएम का नाम शामिल है, क्रिकेटर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, एक्टर अमिताभ बच्चन, सलमान खान है, शाहरुख खान है। बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है। तो इसका हालांकि इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी एलन मस्क की तरफ से कि 20 अप्रैल को ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। और अपनी घोषणा के मुताबिक 20 अप्रैल को ब्लू टिक हटा भी दिए गए हैं। आगे रुक करते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर है। लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। सीएम योगी ने सैद्धांतिक सहमति देने के लिए पीएम मोदी को आभार जताया है। सीएम ने लिखा कि इस निर्णय से लखनऊ में नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नया उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। तो ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है नाइट सफारी के लिए, प्राणी उद्यान की परियोजना की स्थापना के लिए। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि नया उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इसी के साथ लखनऊ की कुकरेल नाइट सफारी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार यहाँ पर व्यक्त किया है। कुकरेल नाइट सफारी को लेकर के सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में ट्रक में आग लगने की दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन को हृदय विदारक बताते हुए शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार दोपहर 3 बजे सेना के ट्रक में आग लग गई जिससे झुलस करके 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों की पहचान लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल, वहीं लॉन्स नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह और हवलदार मनदीप सिंह के रूप में हुई है। इनमें से लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल उड़ीसा के रहने वाले हैं, अन्य 4 शहीद पंजाब के निवासी हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी के लोगों के लिए यहाँ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम सभी को अपने चरणों में स्थान दें। और बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पिता की खुदकुशी के बाद बेटे ने भी आत्महत्या कर ली है। विवाद के कारण पत्नी दरअसल खर्चा मांग रही थी। बेटी बहू के विवाद की वजह से पिता ने अपनी जान दे दी। 1 साल पहले पिता ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। पति पत्नी के विवाद में 1 साल में ये दूसरी मौत हुई है। पिता की आत्महत्या के बाद भी शख्स और उसकी पत्नी में विवाद चलता रहा। पत्नी खर्चा मांग रही, बेरोजगार पति नहीं दे पा रहा था। अब उस शख्स ने भी खुदकुशी यहाँ पर कर ली है। तो 1 साल के अंदर ये दूसरी मौत एक ही परिवार के अंदर बहू बेटे के विवाद को लेकर के यहाँ पर एक पिता ने पहले आत्महत्या कर ली। दरअसल उसके बाद बेटे ने भी आत्महत्या कर ली है। और अब आपको बता दें, आज पहले चरण के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कल नामांकन का आखिरी दिन था, अब प्रत्याशियों के नाम साफ हो गए हैं। आज महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल मिलेगा। इसके अलावा अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तो दूसरे दलों और निर्दलीय दलों के लिए भी आज यहाँ पर चुनाव चिन्ह का आवंटन, निकाय चुनाव के पहले चरण में आज चुनाव चिन्ह का आवंटन होने जा रखा है। मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल दिया जाएगा और दूसरे दलों निर्दलीय प्रत्याशियों को अलग से चुनाव चिन्ह यहां पर मिलने वाला है। तो मान्यता प्राप्त दलों के लिए प्रत्याशियों का सिंबल आज दिया जाना है।
निकाय चुनाव के पहले चरण में आज चुनाव चिन्ह का आवंटन। पहला चरण 4 मई को होने वाला है और दूसरा चरण के लिए मतदान 11 मई को है। उसके बाद 13 मई को इसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे कि आम जनता ने किसको अपने शहर की सरकार बनाया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर चर्चा होगी। जिला कोर कमेटी की ओर से 3 नामों का पैनल आया है। आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नामों पर फाइनल चर्चा होगी। इसके बाद यह नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल रहने वाले हैं। तो आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में भी तमाम नामों पर यहां मंथन किया जाएगा। दूसरे चरण को लेकर के मंथन। तो आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तमाम वरिष्ठ नेता इसमें रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज अखिलेश यादव की बड़ी बैठक होने जा रही है। दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव के लिए जो जिले बचे हैं वहां के पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। इधर सपा में कई जिलों में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर खींचातानी चल रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव उन जिलों के भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले के नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ की जाएगी, क्योंकि लगातार कुछ नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में उनके साथ भी अखिलेश यादव बैठक करने जा रहे हैं। तो दूसरे चरण को लेकर के अखिलेश यादव की आज अहम बैठक होने जा रही है। और अब बात बर्क की खुली बगावत, सपा में अंदरूनी अदावत, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी के एक प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान किया है। बर्क के इस बागी तेवर से संभल में सपा 2 गुट में बट गई है। एक तरफ बर्क और उनके विधायक होते हैं, दूसरी तरफ सपा के विधायक इकबाल मसूद है, जिनकी पत्नी का विरोध बर्क कर रही है। बर्क की बगावत, सपा में अंदरूनी अदावत। सपा प्रत्याशी के विरोध में उतरे बर्क, साइकिल को पड़ेगा फर्क। समाजवादी पार्टी इन दिनों कई मोर्चों में घिरी हुई नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ रालोद के साथ सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो वहीं अब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सपा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, क्योंकि बर्क ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जगह निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का खुलेआम ऐलान कर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संभल की नगर पालिका से सपा विधायक इकबाल मसूद की पत्नी को टिकट दिया है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क को सपा का यह फैसला पसंद नहीं आया और अब बर्क ने विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन कर दिया। पर ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को जब बर्क सपा के प्रत्याशी के खिलाफ बगावत वाले तेवर दिखा रहे थे, तब उनके साथ उनके पोते सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद थे। संभल की राजनीति में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और नवाब इकबाल महमूद दोनों अलग अलग गुट माने जाते हैं, लेकिन दोनों समाजवादी पार्टी में हैं और इसका नुकसान इस बार समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगेगी। गौरतलब है कि सपा संभल में पिछले कुछ समय से 2 खेमों में बंटती दिखाई दे रही। शफीकुर रहमान बर्क नहीं चाहते थे कि किसी सांसद या विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से बर्क ने सपा प्रत्याशी का विरोध किया, उससे शफीकुर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब सवाल बड़ा है कि बर्क की ये बगावत सपा को मुश्किल में तो नहीं डाल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बसपा आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी दूसरे चरण के लिए जो 7 नगर निगम बचे हैं, उनके मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज कर सकती है। हालांकि जिला स्तर पर प्रत्याशी जिला का इकाई घोषित कर रही है, लेकिन मेयर पद के नाम लखनऊ से घोषित किए जाएंगे। तो बसपा आज 7 मेयर पद के नाम यहां पर घोषित कर सकती है। 7 मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है बसपा की तरफ से। दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर बसपा खेमे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा आज मेयर पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, ये खबर है। लखनऊ से ये नाम घोषित किए जाएंगे। जानकारी मिल रही है 7 नगर निगम के मेयर के लिए नाम घोषित आज किए जाएंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश अब और तेज कर दी गई है। शाइस्ता की तलाश में कई जगह छापेमारी हो रही है। इधर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी उमेश पाल के परिवार वालों का डर खत्म नहीं हुआ है। तो शाइस्ता को लेकर अतीक की पत्नी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। शाइस्ता फैला सकती है अतीक की तरह आतंक, जयापाल का ये बयान, जो उमेश पाल की पत्नी रही है। शाइस्ता 3 शूटर की गिरफ्तारी तक परिवार सुरक्षित नहीं है, पूरा परिवार डर के साए में। जयापाल की तरफ से ये बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। शाइस्ता परवीन जो कि फरार चल रही है और उसकी तलाशी में पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों में दबिश दी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जयापाल का ये बड़ा बयान। जयापाल का कहना है कि हमारे परिवार को खतरा है। अतीक के गैंग को अब शाइस्ता आगे बढ़ा सकती है। उमेश पाल की हत्या के नामजद आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतारा जा चुका है। उमेश पाल का परिवार आज इस हत्याकांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया हुआ है। उमेश पाल जी की पत्नी जयापाल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, परिवार जो है लगातार ये मांग कर रहा था, ये गुहार लगा रहा था कि अतीक और अशरफ को भी वही सज़ा मिलना चाहिए, उनका वही अंजाम होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बेरहमी के साथ उमेश पाल जी को मौत के घाट उतारा था। क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से जैसे कहते नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने जैसा किया वैसा भरा। गुंडा था और गुंडे ने ही आके मारा था। क्या लगता है कि उमेश पाल जी की जो हत्या हुई थी उसका बदला पूरा हुआ, इंसाफ मिला परिवार वालों को, या अभी बाकी है, अधूरा इंसाफ है? नहीं, अभी अधूरा इंसाफ है। इंसाफ अभी पूरा जब होगा, जब शाइस्ता सामने आएंगी, अपने आप को शूटर पकड़े जाएंगे, तो इससे अपने आप को सरेंडर कर दें या फिर पकड़े जाएं, तो कार्रवाई समझ में आती है कि ख़त्म होती है। तो कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन का गिरफ्तार ना होना एक तरफ पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है, तो दूसरी तरफ आप लोगों के मन में भी तमाम शंकाएं हैं, डर भी हैं शाइस्ता परवीन के गिरफ्तारी नहीं होने तक। जी बिल्कुल है, क्योंकि शाइस्ता आज की नहीं थी। अतीक अहमद का साम्राज्य वही चला रही थी, क्योंकि उनको आज तक पैसे मुहैया होना और असलहे बरामद होना, सारी चीज़ें हैं, गुंडों को इकट्ठा करना, कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक रूप दे रही है। और ये सभी के दिमाग में बना हुआ है कि कहीं ना कहीं शाइस्ता इस तरह के काम को अंजाम ना दे, कोई कड़ी यानी आतंक का बड़ा रूप ना दे। क्या क्राइम सीन का रिक्रिएशन अतीक अशरफ की हत्या का राज खोलेगा? 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉलविन मेडिकल कॉलेज के बाहर जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, उसी तरह एसआईटी ने उस क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया है। अतीक हत्याकांड की जांच, क्राइम सीन खोलेगा राज। अतीक हत्याकांड में मौकाए वारदात, आरोपियों के पीछे और किसका हाथ? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की पड़ताल शुरू हो गई है, क्योंकि एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम एक एक कर सबूत जुटाने में जुटी है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर प्रयागराज के उसी कॉलविन मेडिकल कॉलेज के बाहर से आई, जहां पुलिस कस्टडी में 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया था। अब एसआईटी उसी क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर हत्या की पूरी थ्योरी को सुलझाना चाहती है, क्योंकि गुरुवार को जब एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां 15 अप्रैल को हुई घटना का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया।
ये देखिए इस तरीके से ये जो है वो जो शूटर बना हुआ डमी था वो उसने फायरिंग की है और ये अतीक और इशरफ ये गिर चुके हैं। देखिए ये जमीन में गिर चुके हैं और देखिए दोनों दूसरा और तीसरे नंबर के जो शूटर्स हैं अलग अलग एंगल पर खड़े हैं, वो भी यहाँ पर फायरिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे और ताबड़तोड़ फायरिंग गिरने के बाद भी की जा रही है। यानी 15 अप्रैल की रात को क्या कुछ हुआ था उस सीन को दोहराने की कोशिश की गई है, पूरा सीन दोहराने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर जांच हो रही है तो जांच दिखनी भी चाहिए, कुछ इस तरीके की कोशिश की जा रही है। अतीक और अशरफ की हत्या की क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद कई बड़ी बातें सामने निकल कर आई, जैसे पुलिस बेहद नजदीक होने के बावजूद हमलावरों के इरादों को भांप नहीं पाई और जब हमलावर गोली चला रहे थे तब पुलिस ने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की, हमलावरों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। वहीं एक बात ये भी सामने आई कि वारदात के बाद शूटर्स को उसी पुलिस जीप से कस्टडी में पुलिस लाइंस भेजा गया था, जिस जीप पर बिठाकर अतीक और अशरफ को लाया गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन से ये साफ हुआ है कि 15 अप्रैल की रात यानी वारदात के वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा को लेकर प्रयागराज पुलिस ने बड़ी लापरवाही बरती थी। तीनों शूटर्स पुलिस के घेरे के बीच पहुंच गए थे। अतीक और अशरफ को सटाकर गोली मारी गई थी। पुलिस की ये लापरवाही इसलिए भी खासी मायने रखती है क्योंकि वारदात से सिर्फ 2 दिन पहले अतीक के बेटे के असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस अफसरों की तरफ से ये दावा किया गया था कि असद और उसके साथ एनकाउंटर में मारा गया शूटर गुलाम दोनों ही अतीक के काफिले पर हमला कर उसे छुड़ाने की साजिश रच रहे थे। अब सवाल बड़ा है कि जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया क्या उससे अतीक और अशरफ की हत्या की एक एक डॉट क्लियर होंगे, क्योंकि एक सवाल इस बात का भी है कि हमलावर लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य के अलावा उस वक्त कोई और भी उसके साथ तो नहीं था, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। मेरठ में सपा रालौद में टकराव जारी है। मवाना नगर पालिका परिषद सीट पर आरएलडी प्रत्याशी अय्यूब कालिया के सामने सपा के प्रत्याशी अमीर आजम के उतरने से टकराव और बढ़ गया है। अब सबकी नजरें जयंत चौधरी पर है कि वो अखिलेश को क्या संदेश देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह मवाना में सपा आरएलडी का खेल बिगाड़ने पर आमादा है। आरएलडी के नेता इस बात से भी बेहद खफा है कि जब वादा कर दिया गया था कि सपा प्रत्याशी वापस कर दिया जाएगा तो फिर दूसरा प्रत्याशी उतारकर क्या संदेश यहां से दिया जाएगा। सपा आरएलडी में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो लगातार देखा जा रहा है, बढ़ती जा रही है, तकरार और बढ़ गई है। इन सबके बीच स्वार विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार को लेकर सपा में विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने स्वार विधानसभा उपचुनाव पर अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अपना दल भाजपा गठबंधन ने स्वार विधानसभा सीट से शफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में सपा नेता मशकूर अहमद मुन्ना ने सपा उम्मीदवार का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कोई मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें सपा ने प्रत्याशी बनाया है उनका कभी नाम भी नहीं सुना गया, हमारी पार्टी की मेंबर भी नहीं थी, यह बसपा में थी, अभी तक जिला पंचायत चुनाव में दिखाई दी थी, उन पर कोई जनाधार नहीं है। तो अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में विरोध के इशू नजर आ रही हैं। स्वार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सपा दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर मिर्जापुर में अपना दल एस के प्रत्याशी को लेकर के सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अपना दल एस से रिंकी कोल और देवी कोल दोनों ने पर्चा कर दिया है। दोनों सास बहू हैं और दोनों इसकी वजह नहीं बता रही हैं। पहले भाजपा अपने दल के संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कोल ने नामांकन किया। वे पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी हैं। इसके बाद राहुल प्रकाश कोल की मां पन्ना देवी कोल ने भी नामांकन कर दिया। दोनों ने अपना दल एस से ही नामांकन किया है। ऐसे में अब इस सीट पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक ही सीट पर सास बहू दोनों ने अपना नामांकन कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अशरफ के हमलावरों से आज भी पूछताछ होगी। एसआईटी ने अभी तक इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज तीनों को एक साथ बिठा करके पूछताछ कराई जाएगी और आज ही अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा आज जांच के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। करते हैं खबर का। चारधाम यात्रा पर स्नो अटैक का नया संकट मंडराने लगा है, क्योंकि चारों धामों में अचानक मौसम बदलने से भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई है।
चार धाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले हुई ताजा बर्फबारी ने शासन प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी, क्योंकि चारों धामों से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। ये चारों तस्वीरें केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम की, जहां हुई ताजा बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी। परेशानी इसलिए है क्योंकि अभी पहले से ही जमे मोटे मोटे ग्लेशियर को मजदूर दिन रात जुटकर हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से बर्फबारी होने से काम और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको गंगोत्री धाम में हुई ताजा बर्फबारी की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। यहाँ आधे से 1 फुट तक बर्फबारी होने से आवाजाही में परेशानी हो रही। गंगोत्री में 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे, लेकिन बर्फबारी ने चुनौतियां खड़ी कर दी। अप्रैल का महीना चल रहा है और गंगोत्री, गौमुख मार्ग या गौमुख तपोवन आदि क्षेत्रों में सब जगह बर्फ़ गिर रही है और अभी भी लगातार बर्फ़ गिर रही है। जबकि क्या पता अभी 2 दिन तक मौसम भी अभी क्या पता है बना रहेगा और अप्रैल के महीने जो हम सब लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के समस्त कर्मचारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर और अपने स्थान पर मुस्तैदी से तैयार हैं। इतना ही नहीं, बड़कोट में यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। परेशानी इसलिए है कि यहाँ भी 22 अप्रैल को ही मां यमुनोत्री के कपाट खुलने हैं, लेकिन बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव ग्लेशियर के पास हिमपात होने से पैदल मार्ग बंद हो गया है। यहाँ 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुलेंगे, लेकिन करीब 2 फीट तक हुई बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर पानी फेर दिया। यही आलम जोशीमठ का भी है। यहाँ भी बर्फबारी होने से यात्रा को लेकर हो रही तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जिसमें अभी 1 हफ्ता बचा है। यहाँ भी आधा फीट तक बर्फबारी हुई है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि 4 धाम यात्रा शुरू होने में 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन चारों धाम में जिस तरह से ताजा बर्फबारी हुई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अगले 2 दिन तक अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।